फ्रेंड, स्वागत है बायोलॉजी जोन में। जो इसका प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में 5 मेन अंतर देख लिए थे और आज के इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल का मीनिंग समझें तो इसका मतलब होता है कि अनडेवलप्ड न्यूक्लियस या अविकसित केंद्रक, यानी जिस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस अविकसित हो या अब्सेंट हो तो उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है बैक्टीरिया और एक होता है बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, और एक होता है माइकोप्लाज्मा। ये देखिए, बीजीए और माइकोप्लाज्मा ये भी एक तरह का बैक्टीरिया ही होता है, लेकिन इसका कुछ थोड़ा सा कैरेक्टर बैक्टीरिया से हट के होता है, इसलिए इसे हम अलग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो इंसान है और एक थोड़ा डार्क कलर का यानी सांवला है और कोई एक गोरा है, तो उसे हम इंसान नहीं कहेंगे, ज़रूर इंसान ही कहेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, बस इसका थोड़ा सा कैरेक्टर हट के होता है, इसलिए इसे हम अलग पढ़ते हैं, लेकिन ये होता है बैक्टीरिया ही। तो ये जो तीनों है प्रोकैरियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल है, ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया ही होता है। ये तीनों होता है बैक्टीरिया। अब ध्यान देने वाला बात यहाँ पर यह है कि जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ एक पीस सेल से बना होता है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये भी एक पीस सेल होता है, यानी इसी एक पीस सेल से ये बैक्टीरिया बना होता है। तो बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहें या बैक्टीरिया कहें, बात एक ही है। और प्रोकैरियोटिक सेल को हम बैक्टीरिया कहें या प्रोकैरियोटिक सेल कहें, बात एक ही है। जैसे कोई एक इंसान होता है तो एक इंसान के दो नाम हो सकता है, उसी तरह से यहाँ पर होता है। जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया भी कह सकते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं और बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इस सेल से मिलकर के बना होता है बैक्टीरिया, इसलिए इसका काफ़ी मिलता जुलता कैरेक्टर होता है, इसलिए ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। चलिए फ्रेंड, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया का हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर यानी संरचना, यानी कोई चीज़ किस चीज़ से मिलकर के बना होता है उसे उसका संरचना या स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका संरचना हम पढ़ने के लिए इसे 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो जो इसका पहला होगा वो होगा आउटर स्ट्रक्चर। आउटर स्ट्रक्चर। जो दूसरा होगा सेकेंड वाला वो होगा सेल इन्वेलप यानी कोशिका आवरण। जैसे हमारा आवरण के रूप में हमारा स्किन है, उसी तरह से इस बैक्टीरिया के आवरण के रूप में कुछ होता है, उसे कहते हैं सेल इन्वेलप। और जो तीसरा होगा वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं पहला वाला आउटर स्ट्रक्चर यानी बाह्य संरचना, यानी कोई चीज़ बाहर किस चीज़ से मिलकर के बना होता है उसे उसका बाह्य संरचना या आउटर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया है ये बाहर जो आप ये 3 कलर का लेयर देख रहे हैं ये इसका आवरण है। आवरण के बाहर क्या दिख रहा है उसे हम आउटर स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो जो बाहर है ये एक है फ्लैजिला, इसका हम वर्क देखेंगे कि वर्क क्या होता है। और जो ये है जो एरो लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं फिम्ब्री, और ये है पीलस, इसे कहते हैं पीलस। जो बैक्टीरिया का जो बाहर संरचना है ये 3 ही होता है। तो जो पहला है वो है फ्लैजिला, फ्लैजिला जो होता है, जैसे हमें चलने के लिए हमारा पैर होता है
उसी तरह से बैक्टीरिया को चलने के लिए, गमन करने के लिए ये फ्लैजिला होता है। तो जो फ्लैजिला है इसका गमन अंग है, गमन अंग है, गमन अंग है। और जो दूसरा है वो है फिम्बरी, वो होता है फिम्बरी। फिम्बरी जो होता है, जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया पानी में रहता है, तो ये फिम्बरी क्या करता है, पानी के बहाव से रोकता है इसे। इससे जो फिम्बरी होता है ये बैक्टीरिया को किसी ठोस पदार्थ से अटैच कर देता है ताकि बैक्टीरिया पानी के बहाव में बहे ना। यानी जो फिम्बरी होता है ये किसी ठोस पदार्थ से बैक्टीरिया को अटैच करवाता है या चिपकाता है, ठोस पदार्थ से अटैच करने में, अटैच यानी जुड़ने में, अटैच करने में, अटैच होने में, अटैच होने में होता है। और जो इसका तीसरा है वो है पीलस। पीलस, अभी पीलस क्या होता है, देखिए जो पीलस होता है ये पीलस सिर्फ मेल बैक्टीरिया में पाया जाता है। जो बैक्टीरिया मेल होता है उसमें सिर्फ ये पीलस पाया जाता है। अब ये करता क्या है, अब मेल बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये फीमेल बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो ये पीलस होता है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। फीमेल बैक्टीरिया में, फीमेल बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र करता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। जो इसका बैक्टीरिया का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो पहला वाला होता है गमन अंग, जो फ्लैजिला होता है। अब फ्लैजिला का क्या वर्क होता है, ये फ्लैजिला को, बैक्टीरिया को चलने फिरने में मदद करता है। और जो फिम्बरी होता है ये फिम्बरी किसी ठोस पदार्थ से बैक्टीरिया को चिपकाता है या अटैच करवाता है। अब जो पीलस है, ये पीलस जो होता है ये मेल बैक्टीरिया में पाया जाता है और ये जो पीलस होता है ये फीमेल बैक्टीरिया से अटैच होकर के मेल बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल उसमें ट्रांसफ़र करता है। अब चलिए फ्रेंड ये देख लेते हैं कि सेल इन्वॉल्व क्या होता है। सेल इन्वॉल्व यानी कोशिका का आवरण। जैसे हमारे शरीर में हमारी सुरक्षा के लिए स्किन के रूप में हमारा आवरण होता है, उसी तरह से बैक्टीरिया में इसकी सुरक्षा के लिए 3 तरह का आवरण होता है, उसी को कहते हैं सेल इन्वॉल्व या कोशिका आवरण। तो जो इसका पहला आवरण है उसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। और जो दूसरा आवरण है ये जो ब्लू कलर का है इसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ये है ग्लाइकोकैलिक्स। ये है ग्लाइकोकैलिक्स। और जो ब्लैक कलर का है ये होता है सेल वॉल, ये होता है सेल वॉल। और जो ग्रीन कलर का आवरण है इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो जो ब्लैक कलर का आवरण है उसे कहेंगे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। और जो ग्रीन कलर का आवरण होता है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। इसे हिंदी में कहते हैं सेल वॉल, को हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति, और ग्लाइकोकैलिक्स को ग्लाइकोकैलिक्स ही कहते हैं। इसका अगर हम कंपोजिशन देखें यानी ये किस चीज़ से मिलकर के बना होता है, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। और सेल वॉल जो होता है ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का,
पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, यही बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, यही आवरण हमें इन्फेक्टेड करता है, यानी रोग से ग्रसित करता है। जिस बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जिस बैक्टीरिया में जितना स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा, वो बैक्टीरिया उतना ही ज़्यादा हमें इन्फेक्टेड कर सकता है, उतना ज़्यादा हमें रोग से ग्रसित कर सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया में 3 लेयर क्यों होता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में रहता है। अनफेवरेबल कंडीशन यानी अधिक ताप में रहना, गर्म पानी में रहना, और ये बर्फ़ में रहना, सॉइल में रहना यानी मिट्टी में। तो ये सब जो बैक्टीरिया होता है ये सब जगहों पर रहता है। तो इसलिए अगर इसमें 3 लेयर नहीं होगा तो ये डेड हो सकता है, मर सकता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों के लिए अगर ठंडा पड़ेगा तो हम लोग अपना स्वेटर पहन लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, तो हम लोग बच सकते हैं। लेकिन इस बैक्टीरिया को अगर ठंडा लगेगा तो ये किस दुकान से जाएगा कपड़ा खरीदने? तो इसलिए इसमें 3 लेयर होता है ताकि ये डेड ना हो, ये सुरक्षित बचा रहे। अब चलिए फ्रेंड इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के हम लोग बाह्य संरचना को पढ़ा, जिसमें फ्लैजिला, फिम्बरी और पीलस को देखा। फिर उसके आवरण के बारे में देखा, तो इसमें आवरण 3 होता है। अब इसके अंदर जा कर के देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा संरचना पाया जाता है। तो जो एक होता है राइबोसोम। जो इसमें राइबोसोम होता है, इसमें राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है। देखिए जो राइबोसोम होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है 80S टाइप का और एक होता है 70S टाइप का। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है वो पाया जाता है 70S टाइप का। जो इसका कार्य होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। तो जो पहला है इंटरनल स्ट्रक्चर में राइबोसोम होता है, वो भी 70S टाइप का। और जो दूसरा है ये इसका जो है इसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। इसके प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल को जीनोमिक डीएनए कहा जाता है। जीनोमिक डीएनए। अब देखिए यही जो होता है इसी को फाल्स न्यूक्लियस कहते हैं। जो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है वो न्यूक्लियस फाल्स होता है, तो इसी को हम लोग फाल्स न्यूक्लियस कहते हैं। क्योंकि जो सत्य न्यूक्लियस होता है, जो ट्रू न्यूक्लियस होता है, वो किसी सर्कल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है ट्रू वाला, वो किसी केंद्रक के अंदर बंद होता है, तो उसे कहते हैं ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन इसमें देखिए इसमें कोई भी गोला स्ट्रक्चर नहीं है, ये बस ऐसे ही ये कोशिका द्रव्य में फैला हुआ है, इसलिए इसे फाल्स न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके जेनेटिक मटेरियल का नाम होता है जीनोमिक डीएनए। और ये जो जीनोमिक डीएनए है ये जिस क्षेत्र में पाया जाता है, जिस एरिया में पाया जाता है, उसे कहते हैं केंद्रकाभ। जैसे आप भी किसी जगह पर रहते होंगे तो उस जगह को कुछ न कुछ नाम होगा, वैसे ही जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है जिस जगह पे होता है उस जगह को हम केंद्रकाभ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पूरा एरिया है तो इस एरिया को हम केंद्रकाभ कहेंगे। अब चलिए इसका तीसरा जो देखते हैं, जिसमें दूसरा होगा वो होगा जीनोमिक डीएनए। और जो आप देख रहे हैं ये एक सर्कुलर डीएनए होता है, यानी गोल डीएनए होता है। इसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड ये क्या करता है? प्लाज्मिड का क्या कार्य होता है? ये प्लाज्मिड जो होता है एंटीबायोटिक के विरुद्ध वर्क करता है। जैसे
कोई बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया से हमें रोग होता है, बैक्टीरिया से जैसे हमें टाइफाइड होता है और भी बहुत सारे रोग है जो होता है। तो अब ये बैक्टीरिया को पता है कि जब हम जिस व्यक्ति को बीमार करेंगे वो दवाई खाएगा यानी एंटीबायोटिक खाएगा, तो उस एंटीबायोटिक से बचने के लिए जो बैक्टीरिया होता है ये पहले से ही अपने अंदर ये प्लाज्मिड को रखा रहता है कि अगर वो खाएगा तो हम जो प्लाज्मिड होगा हमें बचाएगा। लेकिन ये भी टिक नहीं पाता है हमारे दवाई के आगे, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और हमारा जो बुखार होता है या फिर जो जिस चीज़ से हम इन्फेक्टेड होते हैं धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। जो तीसरा है वो होगा प्लाज्मिड। और जो चौथा होगा इसे कहते हैं मीसोसोम। हम इसे मिटा दे रहे हैं। जो चौथा होगा उसे कहते हैं मीसोसोम। मीसोसोम। अब देखिए ये जो मीसोसोम होता है, जो इसका सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के वलित होकर के इस संरचना को बनाता है जिसे कि हम मीसोसोम कहते हैं। अब मीसोसोम का कार्य क्या होता है, ये मीसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में श्वसन करता है। अब श्वसन करता है तो श्वसन से क्या होता है कि श्वसन से इसे एनर्जी मिलता है। उस एनर्जी से बैक्टीरिया चलता फिरता है, अपना जो भी प्रोसेस होता है वो करता है। तो जो इसका चौथा है वो होगा मीसोसोम। और ये करता क्या है, ये होता है रिस्पायरेशन के लिए। ये होता है रिस्पायरेशन के लिए, श्वसन के लिए। ये जो मीसोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और मीसोसोम जो होता है उसी माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती होता है यानी एनालोगस होता है। अब एनालोगस क्या होता है, जैसे इसे समझिए एक बर्रा है जो हमें काट कर फुला देता है, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। जो एक बर्रा होता है उसका पंख और एक बाज का पंख में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसका बर्रा का जो पंख होता है, इसमें बर्रा के पंख में सिर्फ वो एक पंखा होता है और उसी से उड़ता है, लेकिन जो बाज होता है उसके पंख में शायद मांसपेशी भी हो सकता है और हड्डी भी होता होगा, तो उसका पंख बहुत बड़ा है। तो बर्रा के पंख में और उसके पंख में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, लेकिन जो इसका वर्क होता है, जो काम होता है वो सेम होता है। दोनों का वर्क उड़ने का होता है। जो बर्रा का पंख होता है वो भी उड़ने का काम करता है और जो एक बाज का पंख है वो भी उड़ने का ही काम करता है। तो उसी तरह से ये जो मीसोसोम और यूकैरियोटिक सेल के जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है संरचना में, लेकिन इन दोनों का कार्य सेम होता है। जैसे मीसोसोम रिस्पायरेशन करता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर रिस्पायरेशन करता है। तो आशा करते हैं दोस्त आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे, वो कितने टाइप का होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।